Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for September 2020 Current Affairs Compilation, पेज नंबर 45 to 56 है। ये मैं लिखना भूल जाती हूँ। सो पेज नंबर 45 to 56 जो आपका मैगजीन के PDF है उसमें आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नोट से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो थ्रू नोट्स बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़। बट जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में भी देखते होंगे कि ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं एंड बिल्कुल भी कुछ भी मिसिंग नहीं है। अगर आप इसको PDF से कंपेयर करेंगे तो एक दो बार आप ज़रूर कंपेयर करके देख लें। सो आज अगेन हम 10 पेजेस करेंगे PDF के एंड ये जो नोट्स हैं इसके भी 10 पेजेस हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं एंड देन आई विल शेयर अ लिंक टू यू एंड उसके बाद आप इंस्टामोजो से इन्हें ले सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए एंड वीडियोस को शेयर भी कीजिए एंड इफ़ देर इज़ एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखा कीजिए, पूछा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो अभी अगर आपने प्रीलिम्स दिया होगा तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को लेकर एंड ऑप्शन में था कि क्या वो इसके अंदर आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो वो आपको मैं यहाँ से थोड़ा उसको रिलेट कर सकते हैं कि इस तरीके की जो संस्थाएं हैं वो पूछी जाती हैं कि कहाँ किस एक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप ये देखेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो हर कोई सोचेगा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आते होंगे, बट नहीं, ये किसके अंदर आते हैं? ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी एक्ट के थ्रू बनी हुई है। तो सितंबर 1974 में एक एक्ट पास किया गया था, दैट इज़ वाटर एक्ट। वाटर एक्ट के अंदर क्या था कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है एंड कंट्रोल करना है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक संस्था बनाई गई थी। ठीक है, तो एंड इस एक्ट को ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसको जो पावर्स या इसको जो काम मिले हुए हैं वो किसके अंदर मिले हुए हैं? वो मिले हुए हैं एयर एक्ट 1981 के अंदर। तो देखिए वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया, एयर एक्ट के अकॉर्डिंग इसे पावर मिली हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल वाटर कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल एयर कंट्रोल बोर्ड नहीं है बल्कि पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन वाटर में भी होता है एंड एयर में भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप मीन्स अपने सोचेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा। चलिए अब ये काम क्या करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, ये एक्ट आप जो बुक है शंकर आईएएस की उसमें से पढ़ सकते हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है एंड टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एंड अब ये देखिए मैंने कुछ कोशिश की है इस तरीके से PDF को बनाने की ताकि थोड़ा बोरिंग ना लगे एंड मेंस की आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि फ्लो चार्ट्स वगैरह वहाँ पर भी बनाने होते हैं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो पॉल्यूशन ही कंट्रोल करना है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वाटर को क्लीन करके रखना है, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने अपना 46th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, आप ये मैच कर सकते हैं, 74 से 2020 तक 46 ईयर्स हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछिए। देन देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ये यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई थी एंड इसके साथ साथ क्या किया था, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको अबॉलिश कर दिया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जब अबॉलिश किया था तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन है मींस एक तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए 4 और ऑटोनॉमस बोर्ड्स थे जो बनाए गए थे। कौन कौन से ये बोर्ड्स थे? एक तो था अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, देन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, देन मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, देन एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि एक अंडर ग्रेजुएट के लिए बनाया है, एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, एक रेटिंग एंड असेसमेंट करने के लिए एंड एक एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये 4 बोर्ड्स भी बनाए गए थे एंड इसके साथ साथ जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसे अबॉलिश कर दिया गया था। अब ये क्यों बनाए गए थे ये 4 बोर्ड्स? ये 4 बोर्ड्स इसीलिए बनाए गए थे ताकि ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी हेल्प करें। अब नेशनल मेडिकल कमीशन में जो चेयरमैन हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है एंड ये अभी हैं सुरेश चंद्र शर्मा। इनके अलावा 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन में एंड 22 पार्ट टाइम मेंबर्स
होते हैं। देन देखिए ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसके काम क्या है, तो काम इसके आसान से हैं। क्या काम है? पॉलिसीज़ बनाएंगे ये लोग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। देखेंगे कि जो मेडिकल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा है। कोई ह्यूमन रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो वो देखेंगे। ठीक है, ये स्टेट मेडिकल कमीशन है कि जो स्टेट के अंदर जो मेडिकल कमीशंस हैं वो उसे फॉलो कर रही हैं या नहीं। गाइडलाइंस बनाएंगे कि जो 50% सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनके लिए गाइडलाइंस भी ये बनाएंगे। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन। देन देखिए मैंने ये कुछ तरीके किए हैं इस तरीके से फंक्शंस लिखने के, क्योंकि अभी जैसे जब मेंस का पेपर आएगा इस साल आए या फिर नेक्स्ट ईयर हो, जब भी होगा, अगर मान लीजिए इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो जनवरी में होगा, अगर इस बार नहीं हो पाता है तो फिर नेक्स्ट ईयर भी मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो अगर अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए बनाने के तरीके हैं। अगर आपके पास भी कोई ऑप्शन हो तो आप बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे करते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल डेवलप कोऑपरेटिव, अगर आप इसका नेम ही देखेंगे तो ये कैसी कॉरपोरेशन है जो कि कॉपरेटिव्स की मदद करती है। तो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई 19,444 करोड़ की, किसको? छत्तीसगढ़ को, हरियाणा को और तेलंगाना को, ताकि वो जो खैरिफ पैडी क्रॉप है उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर ला सके। अभी भी ब्लैक ग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये खैरिफ ये सब क्रॉप्स अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। अब ये भी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये भी 1962 में एक एक्ट पास करके बनाई गई थी, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक है, तो 1962 में किस लिए बनाई गई होगी? इसीलिए बनाई गई है ताकि जो कॉपरेटिव्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी प्रोडक्शन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, स्टोरेज करनी है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है एग्रीकल्चरल गुड्स का, फूड स्टफ्स का, इंडस्ट्रियल गुड्स का, लाइव स्टॉक गुड्स का या फिर सर्विसेज का भी, तो इनको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से इनके प्रोग्राम्स को प्रमोट करना है, तो ये वो डिसाइड करती है। अब यहाँ पर आप एक नेम एंड एक मिशन ध्यान रखेंगे, मिशन सहाकर 22। इसका एम ये है कि फार्मर्स के इनकम को डबल करना है 2022 तक। इस पॉइंट को आप मेंस में काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है नेशनल NPPA, दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। इन्होंने प्राइजेस डिसाइड करने का सोचा है, किसका? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का एंड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। किस लिए? ताकि इनकी अवेलेबिलिटी रहे। कोविड-19 के समय पे बहुत देखा गया, जैसे कि इसेंशियल मेडिसिन्स एक्ट के अंदर भी लाए गए, तो इसको पावर्स मिली हुई हैं किसके अंडर? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर इन्हें पावर मिली हुई है। एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन जो है वो नेशनल जो आपकी लिस्ट है इसेंशियल मेडिसिन्स उसके अंदर भी आता है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स क्या होती हैं? तो एक लिस्ट बनाई हुई है एक तरीके से कंट्री ने कि ये ज़रूरी मेडिसिन्स हैं। तो ये ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर बनी हुई हैं, एंड वही ड्रग्स जो इसके अंदर आते हैं उन्हें ही जो NPPA है वो मॉनिटर एंड रेगुलेट कर सकती है। तो ये आते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन आता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में, इसीलिए इनके जो प्राइजेज़ हैं वो रेगुलेट किए गए बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। अब क्यों किए गए? अगेन इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ केयर नीड्स पहुंच सकें एंड जो मेडिसिन्स हैं उनका अच्छे से यूज़ हो सके, खासकर 3 एस्पेक्ट्स में, दैट इज़ कॉस्ट किसी के लिए ज़्यादा ना हो, सेफ हो एंड ये इफ़ेक्टिव भी हो, एफिकेसी भी इनके अंदर हो। अब जो आपका ड्रग्स प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर है 2013 का, उसके पैराग्राफ 19 में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तो इनके प्राइजेस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है एंड टेलीकॉम कंपनीज़ का गवर्नमेंट के साथ क्या इशू है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ता है, तो थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टेलीकॉम कंपनीज़ को कि आपको 10 साल का समय और दिया जाता है कि जो भी आपके ड्यूज़ है, जो भी आपका बकाया है वो आप सरकार को पे कर दें। तो इसलिए तो ये न्यूज़ में है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दिस इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन्होंने डिसाइड किया कि हम मीन्स इन
एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये डिसाइड करे कि क्या इन टेलीकॉम कंपनीज को आईबीसी के अंदर, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर सेल किया जा सकता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर भी एक्चुअली इसका मतलब यही होता है कि मान लीजिए अगर कोई आपका अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है तो वो क्या करते हैं, आपके गुड्स को सेल करके, आपकी कंपनी को सेल करके फिर अपना पैसा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डिसाइड कीजिए किसको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को किसके लिए डिसाइड करना है, इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए। नाउ कोविड-19 की वजह से कहा गया इनको कि आपको 10% तो पे करना होगा 31 मार्च 2021 तक, एंड हर साल 7 फरवरी से पहले पेमेंट्स करनी होंगी, वरना क्या माना जाएगा, आप पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इंटरेस्ट भी जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। अब इशू क्या है, अक्टूबर 2019 में जो इनको कहा गया था टेलीकॉम कंपनीज को कि आप अपना जो पैसा है वो 3 महीने के अंदर भरिए, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, इनको 20 साल वाला फॉर्मूले के अंदर लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये समय बहुत एक्स्ट्रा पाया कि इतना समय क्यों दिया जा रहा है इन टेलीकॉम कंपनीज को इनका ड्यू पे करने के लिए। फिर कहा गया कि अगर ये अपनी पार्ट पेमेंट भी पे कर देते हैं तो भी जो ड्यूज़ है वो भी 1.43 लाख करोड़ बचते हैं। तो अब ये बात क्या है, बात ये है कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप भी कोई अपना टेलीकॉम, आपका मान लीजिए जैसे एयरटेल वगैरह हो गई, ये सब हो गए, तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। अब ये काम करते हैं तो इन्हें एक यूसेज एंड लाइसेंसिंग फीस जो होती है वो पे करनी होती है, जो इनके ऊपर चार्ज करता है कौन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। अब ये कैलकुलेट होती है कैसे, कि उन्होंने कितना कमाया, कितना उनके पास जो डिपॉजिट है उनका इंटरेस्ट कितना आया, अगर वो कोई एसेट सेल करते हैं तो उसका पैसा कितना है। अब इशू इन्हीं 3 पॉइंट्स पर है। क्या इशू है, देखिए, टेलीकॉम जो थी वो लिबरलाइज्ड हो गई थी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 के अंदर, एंड उसके बाद जो प्राइवेट लोग थे, क्योंकि 1991 में हमारी एलपीजी आ गई थी ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो कहा गया इन कंपनीज को कि आप फीस पे कीजिए एंड अपना काम कीजिए। ठीक है, लाइसेंसेस आपको मिल जाएंगे। फिर 1999 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको ऑप्शन दिया कि आप जो है वो फीस ना देके भी एक रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर शिफ्ट कर सकते हैं। रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के अकॉर्डिंग जो मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर्स होंगे उन्हें कुछ परसेंट जो होगा अपने ग्रॉस रेवेन्यू का वो सरकार को देना होगा, कि आपको अब कोई लाइसेंस फी या स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस नहीं देने, बल्कि इसके बजाय क्या देना है, अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का परसेंटेज देना है। अब डिस्प्यूट जो है वो डेफिनेशन को लेकर ही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस है वो ये कहता है कि सभी रिवेन्यूज़ का परसेंटेज देना होगा। मोबाइल ऑपरेटर्स ये कहते हैं कि हम आपको टेलीकॉम कंपनीज़ का जो परसेंटेज है वो दे सकते हैं, नॉन टेलीकॉम कंपनीज़ का नहीं दे सकते। एंड ये भी कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स ने कि हम सिर्फ आपको कोर सर्विसेज का रिवेन्यू देंगे, डिविडेंड का नहीं देंगे, इंटरेस्ट का नहीं देंगे। अगर कोई हम अपना फिक्स्ड एसेट, दिस इज फिक्स्ड एसेट, अगर हम अपना कोई फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो उसके प्रॉफिट पर भी हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। सो इसलिए ये इशू कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब इसके अंदर भी जैसे मान लीजिए कोई शादी करता है तो मैरिज सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे घूमने के लिए जाना है तो काफ़ी जगह मैरिज सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो उसी से रिलेटेड इशू है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, तो कुछ प्रोविजंस जो हैं, पिटिशनर ने कहा है कि कुछ इसके अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें हटा देना चाहिए। एक पिटीशन फाइल हुई। सेक्शन 5 सेक्शन 6 क्या कहता है, अभी ये सारे बाद में भी आएंगे। सेक्शन 5 ये कहता है कि आप जब भी शादी करने वाले हैं एंड तो आपको एक मीन्स आपने शादी कर ली है, फॉर एग्जांपल अब आप कहीं पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मीन्स जो भी पार्टी है, मीन्स पार्टी मीन्स जिन्होंने शादी की है, तो उन्हें नोटिस देना होता है मैरिज ऑफिसर को। ठीक है, मैरिज ऑफिसर को नोटिस दे दिया, उसके बाद जो मैरिज ऑफिसर होगा, जहाँ पे वो एक तरीके से कोर्ट भी हो सकता है, कोई भी पब्लिक ऑफिस भी हो सकता है, तो वो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जगह पे उसकी कॉपी को लगाते हैं मैरिज ऑफिसर।
ठीक है, कि ये इन दो की शादी हुई है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो पार्टीज मीन्स जिन्होंने शादी की है वो अपनी सारी डिटेल्स जो है वो देंगे। अब डिटेल्स मीन्स अपना नाम, अपना एड्रेस, ये सब देना होता है। ठीक है, तो अपनी सारी डिटेल्स देंगे ताकि पब्लिक स्क्रूटिनी हो सके। यहाँ पे सॉरी जी लिख दिया, वाई आएगा। 30 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड मैरिज। ठीक है, तो आपको मीन्स 30 दिन के अंदर अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आर्टिकल नंबर 21 को वायलेट करता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक नोटिस पे लगा दी गई है, तो प्राइवेसी कहाँ रही। तो राइट टू प्राइवेसी इससे भंग होती है। दूसरी बात, आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कोई लॉ ये नहीं कहता ऐसा करने के लिए, तो इसलिए दो लॉ क्या होते हैं, वायलेट होते हैं। अब थोड़ा हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को देखते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि आप शादी कर सकते हैं बिना किसी रिलीजियस कस्टम या बिना किसी रिचुअल्स के। ठीक है, एंड मान लीजिए आपको कोई फेरे वगैरह नहीं लेने हैं तो आप शादी कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू भी। एंड ये इसीलिए है कि मान लीजिए कोई दो रिलीजन के हैं, मम्मी पापा शादी नहीं करा रहे हैं, समाज शादी नहीं करने दे रहा है, तो आप वहाँ पे जाके शादी कर लीजिए। एंड क्योंकि मैरिज जो है वो एक तो एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन बनानी है, तो इसीलिए ये किया गया है। प्रोसीजर थोड़ा देख लीजिए, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं 30 डेज तक, जब भी आपने नोटिस दिया है उससे पहले आपको उस जगह पे 30 दिन रहना होगा। पार्टी जो होगी वो नोटिस दे के आएगी। ठीक है, पार्टी में जिसकी शादी हो रही है नोटिस दे के आएंगे। किसको देंगे आएंगे, मैरिज ऑफिसर को। मैरिज ऑफिसर जो है वो उसे मैरिज नोटिस बुक के अंदर लगा देगा, उसे पब्लिश कर देगा, सभी डिटेल्स देनी होंगी। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 30 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शंस उठाने होते हैं। ठीक है, ये आप एक बार और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। तो ये चौथा एडिशन था। एंड अगर आप नाम से ही देख सकते हैं कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बिजनेस अपने आप को कितना रिफॉर्म कर रहे हैं। तो बिजनेस रिफॉर्म करेंगे तो इस ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नहीं आता। ये रैंकिंग 2015 में स्टार्ट हुई थी। एंड यहाँ पे इसको चेंज ये किया गया है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने मीन्स स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखी जाएगी यूज़र के फीडबैक को देखकर। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स को लिया गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, 180 रिफॉर्म पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। एंड 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज ये कवर करता है। मेन एम यही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे से हो सके, हेल्दी कंपटीशन हो सके। अब इसके अंदर ये देख लीजिए कि जंप किसने सबसे ज़्यादा मारा है। तो आंध्र प्रदेश पहले भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। 2018-2019 की बात चल रही है। सबसे बड़ा जंप उत्तर प्रदेश ने मारा है। पहले 2018 में इसकी 12th रैंक थी, अब 2nd रैंक है। तेलंगाना जो है अब क्योंकि 2nd पे उत्तर प्रदेश आ गया, तो तेलंगाना पहले 2nd रैंक पे था, अब ये 3rd रैंक पर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम, तो वाइस प्रेसिडेंट, कल मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होते हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, तो उन्होंने कहा है कि मिड डे मील स्कीम के अकॉर्डिंग जो मिल्क है वो ब्रेकफास्ट के तौर पे देना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स एंड मदरसास के अंदर समग्र शिक्षा के तहत। ठीक है, एंड ये क्लास 8 तक अवेलेबल है कि एक न्यूट्रिशनल मील जो है वो देनी होगी कम से कम 200 दिन तक। ये मिड डे मील स्कीम के अंदर आता है। मिड डे मील स्कीम 1995 में लॉन्च की गई थी। एंड कैसे लॉन्च की गई थी, एज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर नेशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। एंड 2004 में मिड डे मील स्कीम इसका नाम रख दिया गया। ये सिर्फ स्कूल में ही अवेलेबल होती है। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उन्हें अगर मान लीजिए मिड डे मील स्कीम नहीं दे रहे हैं तो फिर उन्हें फूड सिक्योरिटी भत्ता देना पड़ता है हर 15वीं तारीख को। एगमा क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर जो आपके प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी एग मार्क लगा दिया जाता है वो वाले प्रोडक्ट्स देने होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखती है कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपरविजन कौन करता है, सुपरविजन भी स्टेट स्टेयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी देखती है। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कितनी कैलोरी इन्हें मिलनी चाहिए। तो अगर कोई प्राइमरी लेवल पर पढ़ता है तो उसे 450 कैलोरी, 450 कैलोरी एंड 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। अगर कोई अपर प्राइमरी में है तो उसे 700 कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने क्या कहा है कि प्राइमरी लेवल पर 100 ग्राम फूड ग्रेन, 20 ग्राम पल्सेस, 50 ग्राम वेजिटेबल्स। एंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है हमारा,
कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एक दूसरा पेज भी दिखाऊंगी जिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर देख लेंगे। अपर प्राइमरी में फूड ग्रेन्स 150 ग्राम बढ़ा दिए गए हैं, पल्सेस 30 ग्राम, वेजिटेबल 75 ग्राम, आई थिंक दिस इज ऑयल्स एंड फैट शायद, तो ये 7.5 ग्राम। अब जो कॉस्ट है वो कौन शेयर करेगा मिड डे मील स्कीम की? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर शेयर करेंगे, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेगा, एंड बाकी जितना भी खर्चा आएगा वो दोनों शेयर करेंगे। नेक्स्ट करते हैं 5 स्टार विलेजेस स्कीम। तो ये 5 स्टार विलेजेस स्कीम क्या है? तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने स्टार्ट किया है, सबसे बड़ी बात, एंड ये महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। अब इसके अंदर क्या आते हैं 5, जो अगर आप देख सकते हैं, मान लीजिए फंडर पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स हैं। तो विलेज अगर मान लीजिए 4 स्कीम को, कोई भी गांव इनमें से 4 स्कीम्स को अडॉप्ट कर लेता है तो उसे 4 स्टार मिलेंगे। अगर कोई 3 स्कीम्स को अडॉप्ट कर लेता है तो उसे 3 स्टार मिलेंगे। एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? 5 ग्रामीण डाक सेवक जो होंगे वो गांव गांव में जाके मार्केटिंग करेंगे कि इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो टीम का हेड होगा वो कौन होंगे? वो होंगे ब्रांच के पोस्ट मास्टर। तो बोलते हैं ना कि पोस्ट ऑफिस का आजकल कोई काम नहीं रह गया है, तो अगर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। जो मेल ओवरसियर होंगे वो पर्सनल वॉच इनके ऊपर रखेंगे कि काम ढंग से हो रहा है या फिर नहीं। मॉनिटर कौन करेंगे? एक डिविजनल हेड बनाया जाएगा, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पोस्ट होंगी और इंस्पेक्टर पोस्ट भी होंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। अब इसके अंदर थोड़ी इश्यूज आए हैं, तो इन्होंने एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसके अंदर थोड़ा और इसको देखा जाना चाहिए, पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 को। क्यों देखा जाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर वो गुड्स जो इंडिया में रजिस्टर नहीं है, सॉरी नॉट गुड्स, वो पेस्टिसाइड्स जो इंडिया में रजिस्टर नहीं है उनका मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड जो फॉर्मुलेशंस मीन्स, जिस तरीके से आप मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिन्हें फॉर्मुलेशंस कहते हैं, तो उसके जो इम्पोर्ट्स के प्राइजेज हैं वो बहुत बड़े बढ़ जाएंगे। एंड ये जो डिमांड्स हैं ये किसने दी हैं? अशोक दलवाई कमेटी ने। तो ये कमेटी के नाम आप इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हाईलाइट किया कीजिए, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट इसीलिए नहीं किया क्योंकि व्हेन आई विल पोस्ट इट टू द इंस्टा मोजो देयर आई विल हाईलाइट। तो ये वहाँ पर ये जो डिमांड्स है ये इन्होंने ही रखी हैं, अशोक दलवाई कमेटी ने। एंड इस जो पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट एक्ट जो अभी आया है इसके अंदर जो सारी पावर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कमेटी को दे दी गई हैं कि यही रिव्यू करेंगे पेस्टिसाइड्स को, यही सस्पेंड, यही कैंसिल और बैन भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कही गई है? अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड हैं भी 1968 एक्ट के अकॉर्डिंग, फिर भी दोबारा रजिस्टर कराओ। तो ये एक्ट रिप्लेस करेगा किसको? इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 को। एम क्या है? अब एम तो देखो सीधे सीधे ही बनाए गए थे, कोई भी बिल अगर आता है तो उसका एम बुरे थोड़ी होंगे, फीचर्स बुरे थोड़े होंगे। तो इसके फीचर्स क्या थे कि पेस्टिसाइड्स के बिजनेस को रेगुलेट करना, फार्मर्स को कॉम्पनसेट करना कि अगर मान लीजिए वो एग्रोकेमिकल्स को नहीं यूज़ कर पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है तो उन्हें कॉम्पनसेट किया जा सके, एक इंफॉर्मेशन मिल सके पेस्टिसाइड्स के बारे में, एक सेंट्रल फंड बनाया जा सके ताकि कॉम्पनसेट किया जा सके, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को प्रमोट किया जा सके, जो पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो एम तो सीधे सीधे थे, लेकिन अगेन कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जो क्लैरिफाई करने ज़रूरी हैं, वो अशोक दलवाई कमेटी ने बता दिए। नेक्स्ट करते हैं इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल पास। तो ये बिल इसीलिए पास किया गया है, इसेंशियल कमोडिटीज़ मीन्स ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं एंड अगर उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आ जाती है। तो डी रेगुलेट करने के लिए किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट, सेल, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में नहीं। अगर मान लीजिए वॉर है, फेमाइन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस टाइम पे डी रेगुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? स्टॉक लिमिट, कितनी स्टॉक लिमिट रख सकते हैं? अगर रिटेल प्राइस बढ़ रही है तो 100%, और अगर मान लीजिए कोई ऐसे गुड है जो पेरिशेबल नहीं है, मीन्स काफ़ी टाइम तक उन्हें रखा जा सकता है, तो 50%। एंड जो भी आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सेकेंड लास्ट पेज है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया, एम्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो दरभंगा बिहार में भी बनाया जाए। ठीक है, ये जो योजना थी ये 2003 में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इन्होंने कहा है कि नए एम्स बनाएंगे, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्हें अपग्रेड करेंगे, एंड जो भी खर्चा आएगा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, शेयर करे। नेक्स्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020। इसे ज़रूर आज आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको करेंगे कि FCRA एंड PM केयर्स फंड के अंदर क्या इशू है। ठीक है, तो इसे आप आज समझिए। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020 है, इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी संस्था है, अगर वो किसी और कंट्री से कुछ भी फॉरेन फंडिंग्स को रिसीव कर रही है, गिफ्ट्स को रिसीव कर रही है, तो उसको रेगुलेट ये करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट, आप भी पब्लिक सर्वेंट बनेंगे अगर UPSC क्लियर हो जाएगा, तो आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। जो NGOs फंडिंग ले रही हैं वो भी अपनी फंडिंग 50% से घटाकर 20% करें, और अपनी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो किसी और एसोसिएशन या पर्सन को भी ट्रांसफ़र ना करें, और आधार कार्ड्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। ठीक है, जो यूज़ है वो लिमिट कर दिया गया है, एंड इंक्वायरी भी होगी। इसको क्रिटिसाइज इसीलिए किया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, एंड जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। ये इसका क्रिटिसिज्म है। अब अमेंडमेंट्स क्यों ज़रूरी थे? अमेंडमेंट्स इसीलिए ज़रूरी थे ताकि मिस यूटिलाइजेशन ना हो, मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, जो भी फॉरेन फंडिंग रिसीव होती है। एंड फॉरेन फंडिंग NGOs रिसीव तो कर लेती है, लेकिन उस पर्पज़ के लिए उस पैसे को यूज़ नहीं करती जिस पर्पज़ के लिए रिसीव कर रही हैं। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, कोई अपना काला पैसा यहाँ पे इनको देकर गोरा तो नहीं कर रहा है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सके, इसीलिए ये बिल अमेंड किया गया था। अब लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, दैट इज़ न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ऑफ 2020। तो इससे जो आपका डिफेंस एक्विजिशन एक्ट 2016 है वो हट जाएगा। अब नई पॉलिसी क्या कहती है? नई पॉलिसी ये कहती है कि जो भी इंडिजीनियस फर्म्स हैं, मीन्स अपने इंडिया की हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगी। इंडियन जो वेंडर होते हैं एंड बाय रेजिडेंट इंडियन सिटीज़न, जहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 49% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए न्यू बाय कैटेगरी जो इंडिजनाइजेशन है, मीन्स अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके अंदर जो 50% जो भी आप चीज़ यूज़ करें उसके अंदर 50% इंडियन इंडिजनाइजेशन होना चाहिए। ज़्यादा इंडिजीनियस कंटेंट को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई ब्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर जो आप फ्लोर यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया का यूज़ कीजिए। इंडिजीनियस कंटेंट को मेज़र किया जाएगा बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइजेस पर कैलकुलेट करके, एंड ये कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइजेस में से टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को सब्ट्रैक्ट करके। एक एम्बार्गो लिस्ट बनाई जाएगी। एम्बार्गो लिस्ट एक गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है जो कि कॉमर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसके अंदर 101 आइटम्स हैं। ऑफसेट लाइबिलिटी, अभी देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ऑफसेट लाइबिलिटी क्या होती है। तो ऑफसेट लाइबिलिटी जो है ये कब अवेलेबल नहीं होती? अगर मान लीजिए यही ऑफसेट लाइबिलिटी है कि अगर आपने कोई दो गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है या गवर्नमेंट के अंदर ही कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑफसेट लाइबिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आपने वीडियो अच्छे से सुनी होगी, एंड अगर अच्छे से सुनी है लेकिन भूल गए हैं तो क्वेश्चंस देखकर आपको थोड़ा बहुत याद आएगा, एंड नहीं याद आएगा तो आप दोबारा से उसको वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये नेशनल मेडिकल कमीशन हमने पढ़ा था कि नेशनल मेडिकल कमीशन क्या होता है। तो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नया नेशनल मेडिकल कमीशन बना है उसके रोल्स एंड फंक्शंस को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स में तो अब अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, कौन कौन से ऑटोनॉमस बोर्ड्स, हमने 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स पढ़े थे, नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करता है, इसके अंदर कितनी कॉम्पोजिशन है, तो याद कीजिए मैंने आपको वो टेबल बताई थी। ठीक है, कि कितने एक्स ऑफिशियो हैं, तो उसको रिवाइज कीजिएगा। देन आपका क्वेश्चन है नेशनल कोऑपरेटिव जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कौन अनाउंस करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का क्या रोल रहता है एमएसपी डिसाइड करने में, एमएसपी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिसाइड होते हैं, क्या इन्हें स्टैट्यूटरी बैकिंग है, शुगर केन के लिए एमएसपी का क्या मीनिंग है,
मेंस में पूछा जा सकता है कि नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कोड्स जो कॉर्पोरेशन है उसके रोल्स एंड फंक्शंस को समझाइए। तो मैंने आपको पहले समझा दिए हैं, आप चाहें तो अब इसका आंसर खुद भी लिख कर देख सकते हैं, इसकी आपकी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस होगी। एंड बिलीव मी, मेरे नोट्स बनाने से, मैं नोट्स पहले से ही बनाती हूँ, मैं जून 2019 से ही नोट्स बना रही हूँ, तो इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है, तो आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ज़रूर खुद से भी लिख कर देखिए। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं, नोट्स आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको मिल सकते हैं, जिसके थ्रू आप अगर वीडियो सुनने के बाद हार्डली 10 भी नहीं, अगर आप स्लो रीडर भी हैं, अगर आप 15 मिनट्स भी उसको रीड करने में देंगे तो आपका करंट अफेयर्स बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कि नेशनल प्राइजिंग फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी क्या होती है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या क्या है, कौन इस लिस्ट को मेंटेन करता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 किससे रिलेटेड है, तो ये मैंने हाईलाइट भी किया था तब आपको। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या है, मेंस में पूछा जा सकता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको डिस्कस कीजिए। तो वही न्यूज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़कर एक बार नोट्स को देख लीजिए या वीडियो को देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा जा सकता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो मैंने आपको सारी टेलीकॉम कंपनीज वाला इशू समझाया था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है, इंडिया में स्पेक्ट्रम एलोकेशन कैसे होता है, तो ये 2 क्वेश्चंस हमने पीडीएफ के अंदर नहीं पढ़े, यू हैव टू गूगल इट। मेंस में पूछा जा सकता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कौन सी प्रॉब्लम्स आजकल फेस कर रहे हैं, तो वही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट हमने देखा था, पूरी प्रोसेस समझी थी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, 5 एंड 6 सेक्शन किससे रिलेटेड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी डिटेल्स पब्लिश करते हैं मैरिज ऑफिसर, आर्टिकल 14 एंड 21 क्या होता है। मेंस में पूछा जा सकता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में क्या क्या कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं, क्या इस कानून को रिव्यू की ज़रूरत है, डिस्कस कीजिए। देन देखिए, ये मैंने थोड़ा डाटा यहाँ पे भी ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसका बता दिया था कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी रैंक सबसे ज़्यादा ही है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आई थिंक फर्स्ट 3 रैंक्स आर इनफ। देन देखिए, आपकी जो MDMS है, दैट इज़ मिड डे मील स्कीम, ये कैसे ओरिजिन हुई, तो इसका नाम 2006 में बदला गया है। हाँ जी, देखिए ये ऑयल एंड फैट्स ही थी, पहले 5 ग्राम थे, अब 7.5 ग्राम है। ये प्राइमरी लेवल की है, ये अपर प्राइमरी लेवल की है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा पेज कट हो गया था। इसका नेम कब रीनेम किया गया, 2006 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लक्ष्मीकांत से नहीं, उससे पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह की बुक के अंदर ये मेंशन है। चलिए, देन फाइनेंसिंग कैसे होती है स्कीम के अंदर, क्या क्या न्यूट्रिशनल नॉर्म्स प्रेस्क्राइब है, तो वो मैंने सारे आपको पढ़ाए, क्या क्या कवरेज है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सिक्योरिटी अलाउंस देने की, तो हमने पढ़ा था कि अगर मिड डे मील स्कीम नहीं दे पाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भत्ता दे। मेंस में पूछा जा सकता है कि मिड डे मील स्कीम के इंपॉर्टेंस को समझाइए। देन आपका ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्या गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, कौन इस लिस्ट में से चीज़ों को इंक्लूड एंड रिमूव कर सकता है, क्या स्टेट्स के लिए मैंडेटरी हैं कि वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस में पूछा जाएगा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या होता है, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे हैं उन्होंने क्या कहा कि जो ये एक्ट है वो आउटडेटेड हो गया है एंड उसको चला जाना चाहिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे से भी आप कर सकते हैं। अब आपका आर्टिकल 243 जी किससे रिलेटेड है, तो ये हमने सॉरी, ये आज के ये आपको वीडियो कल मिलेगी, तो ये हम कल करेंगे। तो अब आपके ये पेजेस डन हो गए हैं एंड आई थिंक 45 टू आपको 56 पेजेस आप अपने PDF से मैच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर लिखिएगा एंड इंस्टा मोजो पे काम चल रहा है, आई एम अपडेटिंग द नोट्स देयर, सो आप ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट आई एम सीइंग कि कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उसी हिसाब से वहाँ पे स्टॉक डालना होगा। सो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, आप ईमेल कर दीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा एंड अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो आप अपने नोट्स खुद ज़रूर बनाइए। बिलीव मी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी एंड आपके जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। सो थैंक यू।